हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जे एडवांस में किस तरह के पीवाईक्यूज आए हैं लास्ट 5 इयर्स में, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। अब मेक श्योर इस सीरीज के सारे सेशंस आप लोग देखें ताकि जे एडवांस लेवल आपका कंप्लीट हो पाए। उसके अलावा अपनी ऐप पर इस सेशन के इस सीरीज के नोट्स मिल जाएंगे। पीवाईक्यू खजाना सेगमेंट में आपको जेई मेन और जे एडवांस के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज सेगमेंट में आपको किस तरह से शिफ्ट वाइज और पेपर वाइज ये पेपर आए हैं कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में देने का मौका भी मिलेगा। अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस है ऐप पे, आप लोग चेकआउट जरूर करें। इनमें आपको फॉर्मूले रिवीजन, वन शॉट सब कुछ मिल जाता है। और उसके अलावा अपने बैचेस को भी चेकआउट करें जो कि इंडिया के नंबर 1 बैचेस हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर ऑफरिंग एंड एट व्हाट प्राइस दे आर ऑफरिंग। तो यहाँ पे देखना अपने ड्रॉपर बैच, इन्फिनिटी बैच में आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस, डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, मतलब कंप्लीट मटेरियल आपको बेसिक लेवल से जे एडवांस लेवल तक, है ना। ये बात बड़ी अच्छी है कि भाई इन बैचेस में आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आप जे एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे सिर्फ इतने मात्र को फॉलो करने से, ठीक है। तो सिमिलर बैचेस अपने ड्रॉपर के अलावा 11th और 12th के एनर्जी एंड प्रोडिजी बैच भी है, इनमें भी सिमिलर ऑफरिंग है। इन्हें जरूर ऐप पे चेकआउट कर लेना, मन बने परचेस कर लेना, रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि इन बैचेस को पूरा फॉलो करने वाले बच्चे आईआईटी में आज की डेट में बैठे हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए आज का ईएमआई का सेशन हम यहाँ से चालू करते हैं। ईएमआई में भी देखो, एक तो आपको ये समझना है कि बहुत हाई वेटेज रहता है ना। जे एडवांस में ईएमआई के रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है जे एडवांस में ईएमआई। अब उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और उनमें जो एक फेवरेट है भाई उसमें है कि एक वायर है और एक लूप मूव कर रहा है और उसमें आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, उसमें आपको कई बार करंट निकालना होता है ना। इस क्वेश्चन में आपको करंट गिवन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। और जब वायर में, लॉन्ग वायर में 10 एम्पियर करंट है तो इसमें 10 माइक्रो एम्पियर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो उस डिटेल को यूज करके रेजिस्टेंस वगैरह सब दे रखा है, स्पीड ऑफ द लूप क्या होगा ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप सभी से एक बार अटेम्प्ट कर लेना, हो जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर लूप अपने को दिख रहा है ना। व्हाई विल देयर बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, है ना। क्योंकि इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है बाहर के डायरेक्शन में जो इस लूप में अभी चेंज हो जाएगा इफ दिस लूप इज मूविंग वर्टिकली, है ना। तो इस डायग्राम में अगर ये इस तरह से मूव करता है तो इसमें फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस एक्स कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लें हम, वी एक्स जो कि अगर ये एंगल दे रखा है और या कंपोनेंट ही दे रखा है √3/2 वी, एंड वी वाई डायरेक्शन में, एक्स और वाई बोलते हैं, वर्टिकल तो नहीं है ये, लेकिन वाई डायरेक्शन में जो v/2 है, वी वाई इक्वल टू v/2 है, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक्स कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी दूरी पे ये मेंटेन्ड है उतना ही अगर रहता है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज इट इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में अगर किसी पॉइंट पे ये है ना, डी गिवन है जैसे, और ये आपको यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, है ना, लेट्स से इन पॉइंट्स पे जो कि r1 डिस्टेंस पे है, लेट्स से b1 मैग्नेटिक फील्ड है, और इन पॉइंट्स पे जो कि r2 डिस्टेंस पे है, लेट्स से b2 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली देखो क्या इक्वेशन लिख पाऊंगा कि इस लूप में BVL, है ना, b v/2l की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, एंड दैट नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी B1VL माइनस B2VL, ठीक है। अब मैं ये चीज डायरेक्टली लिख पा रहा हूं बिकॉज आई नो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में मूव करने पे इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। एंड वाई डायरेक्शन में भी जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है लेंथ का, विच इज दिस वन, है ना, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स, एल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। B1 माइनस B2 को आप कॉमन ले सकते हो, v वाई डायरेक्शन में v/2 है, रिमेंबर v निकालना है अपने को क्वेश्चन में, और l को हम 2 सेंटीमीटर सब्सिट्यूट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लेंथ है, और इनमें जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। वैसे इनमें होगा नहीं, ABCD बोलते हैं इसको, तो AB और CD में आपकी लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी होपफुली किए होंगे। करंट इन द लूप निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें विद रेजिस्टेंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन,
एंड करंट इन द लूप गिवन है। B1 B2 की वैल्यू को आप म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 1/R1 माइनस 1/R2 रख दे, कैलकुलेशन कर ले, इस क्वेश्चन में V का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, है ना, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 4 पाई आई होल थिंग डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कैपिटल आई इज द करंट इन द इनफाइनाइट वायर एंड 1/R1 माइनस 1/R2 L आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। 10 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁵, फिर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई कैपिटल की वैल्यू 10 एम्पियर, एल को अपन ने क्या लेना है बच्चों, एल को आपको 2 सेंटीमीटर लेना है, और R1 R2 को भी सेंटीमीटर में ही रखो, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जिस मोमेंट पे ये पूछा है R1 इज D एंड R2 इज 4 + D, है ना, R1 इज ऑलरेडी D, किसी और मोमेंट पे पूछता तो भी निकाल देते, जनरल फॉर्म में ये, और 1/4 सेंटीमीटर एंड R2 इज 1/4 + 4, है ना, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ही आ जाता है। सेंटीमीटर एज यू सी कैंसिल हो जाते हैं। 2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके हाफ माइनस 1/4 1/4 आ जाता है, तो 4 न्यूमरेटर में आता है देखो इसमें, और मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, 10 की पावर और पाई वगैरह सब कैंसिल हो रहे हैं। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल ईएमएफ से बन रहा है और लूप में बन रहा है, मतलब दो साइड में उसकी बन रहा है। तो पोलैरिटी कैसे होगी, मतलब चेकआउट कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। V क्रॉस B बाहर है तो V क्रॉस B करके पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है और इधर है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे BVL ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो B1 माइनस B2 VL से हमको आंसर मिल चुका है। ठीक है बच्चा, नाउ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी रेगुलरली आते हैं और आपको उनमें बहुत इजीली नंबर मिल सकते हैं बच्चों, है ना। देखना आप फॉर्मेट क्या है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ हर एक सेशन में हमने हर एक चैप्टर के बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट्स आते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने कुछ फॉर्मेट्स देखे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ फॉर्मेट देखे, बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट आते हैं और कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। एडवांस के लिए कोई भी चैप्टर छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है, क्योंकि उससे अगर यही फॉर्मेट पे बेस सिंपल क्वेश्चन है। अब देखना ये वाला क्वेश्चन भी आपका एक मल्टीपल करेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, ट्राई वगैरह जरूर कर लेना, ताकि ये सॉल्यूशंस आपको एक ही बार में बताने पे समझ में आ जाएंगे, है ना। शुरुआती क्वेश्चन काफी सिंपल है। अब ये अगेन वैसे ही सेटअप है बट लूप नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है देखना, RC सर्किट दे रखा है, 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, जो पीछे D और 2D दे रखा था, एंड स्पीड हियर इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि t=0 पे कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एंड इफ यू लुक एट द कंडक्टिंग पार्ट जो कि मूव कर रहा है, वो एक सेमी सर्कल की शेप में है ना। तो देखना आर्बिट्ररी शेप्ड वायर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, तो अपन इसमें BVL लगा सकते हैं, लेकिन B वेरिएबल है तो हमें इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई रिपीट, क्योंकि यहां से किसी भी x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, बट अगर हम dx मतलब इसका जो प्रोजेक्शन वाला लेंथ लेंगे, क्योंकि आर्बिट्ररी शेप्ड वायर में आप उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं लेते हो, उसकी प्रोजेक्टेड लेंथ लेते हो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसी प्लेन में आप इसकी प्रोजेक्टेड लेंथ लेते हो और BV इंटू 2R लिख देते अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, लेकिन BV इंटू पाई आर कभी नहीं लिखते हैं, है ना, एंड टू एंड की लेंथ नहीं लिखते, ये वो वाला केस है। तो यहाँ पे भी I कैपिटल दे रखा है और आपको सारी डिटेल्स देखो क्वेश्चन में दे रखी है। आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि D एप्सिलॉन सबसे पहले क्या होगा, दैट इज BV dx, है ना, एंड एज वी अंडरस्टैंड B वेरिएबल है, तो म्यू नॉट I बाय 2πx dx को इंटीग्रेट करके, अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, है ना, या कहीं पे भी देखेंगे क्वेश्चन में ln2 दिया है आपको, मतलब लॉगरिथम फॉर्म में एक इंटीग्रेशन तो बन रहा है ना। तो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए आप इसमें क्या है 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर इंटीग्रेट कर दें और यहां से आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, देखना एक साथ आ जाएगा सारे आंसर। म्यू नॉट IV बाय 2π ln(4), इसको आप लिख दो और कैलकुलेट भी यही कर लेते हैं।
ईएमएफ की वैल्यू इस रॉड में कितनी है कैलकुलेट भी कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है। एंड म्यू नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, 2 पाई कैंसिल कर दिया है मैंने। आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, वी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। ln4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ln2 मतलब ट्वाइस ऑफ 0.7। तो देखो ये कैलकुलेशन आपकी है ना, ये आपकी एक कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, विच गिव्स यू ईएमएफ की वैल्यू 4 12 टू जा 24 इंटू 0.7 विच इज 1.68 है ना। कंफर्म कर लेते हैं, इस पे बेस्ड आपके बाकी आंसर आएंगे। तो 24 इंटू 0.7 इज 1.68 है ना, माइक्रो वोल्ट में है ना, 10⁻⁷ भी है। तो इज इट 1.68 माइक्रो वोल्ट, एक बार इसको कंफर्म कर देना। अब देखो यहां से आपका ये सिंपल आरसी सर्किट क्वेश्चन बन गया। यहां से इस क्वेश्चन में आपने जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड निकाल दिया है, अब आपको आरसी इनिशियली सी अनचार्ज है, कैसे चेंज होंगे करंट, कैसे चेंज होगा, आरसी सर्किट के फॉर्मूले लगा देने। तो इफ यू लुक एट फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, मैक्सिमम करंट थ्रू आर क्या हो सकता है ना, मैक्सिमम करंट थ्रू आर, अगर आपको आरसी सर्किट मालूम है तो एप्सिलॉन बाय आर लिख सकते हैं, जो कि आपको t इक्वल टू 0 पे मिलता है, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है वो करंट। ठीक है, तो 1.68 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1.4, और क्योंकि ये माइक्रो वोल्ट में है और ये ओम में है, तो माइक्रो एम्पियर में क्या आपके पास 1.2 माइक्रो एम्पियर आ जाता है। ठीक है बच्चा, ए आंसर और बी आंसर में ए आंसर इसमें बनता हुआ दिख रहा है, 1.68 बाय 1.4 will give you 1.2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सो दैट इज द आंसर ए, बिकॉज आरसी सर्किट में मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला आपको पता है। और फॉर रेफरेंस अगर किसी और पॉइंट पे करंट पूछता तो टी बाय आर सी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ये सब आपको मालूम है, उस तरह से निकाल सकते हैं। सेकेंड अपन निकालते हैं मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एन आरसी सर्किट, क्यू नॉट इज एप्सिलॉन सी, एंड वो कहाँ होता है, स्टेडी स्टेट पे है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम होता है। तो वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको मैच करके आंसर करना है। क्वेश्चन अगेन सिंपल है, कैन यू अंडरस्टैंड दैट। एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 5 माइक्रो फैराड है ना, तो माइक्रो माइक्रो 10 टू द पावर -12 में आंसर ले लो, एंड 1.68 इंटू 5 बिकम्स 8.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। एक बार कंफर्म कर लेना इसका आंसर ए और सी है कि नहीं, बिकॉज वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट, ए और सी करेक्ट है। चलिए भाई, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए जिसमें मोशनल ईएमएफ बीवीएल से आप आंसर निकाल सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं, पिछले 5 साल में ही 2 क्वेश्चन आए, तो ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, उसके अलावा आप देखना क्या क्या फॉर्मेट ईएमआई में आता है। एक कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन जिसमें लॉजिकल थिंकिंग है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग आपको करनी है। अ लाइट डिस्क मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम से बना है बट कंडक्टिंग है ना, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, केप्ट हॉरिजॉन्टली है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, फ्री टू रोटेट है, एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अबव द डिस्क है ना, तो इसको होल्ड करके रखा हुआ है आपने। अब ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क विल, व्हाट विल हैपन टू द डिस्क, अगर इस मैग्नेट को अपन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एक्सिस, मतलब इस तरह से है ना। तो ये क्वेश्चन आपका है, तो डू यू थिंक द डिस्क विल स्टार्ट टू रोटेट या इट विल नॉट रोटेट, पहले तो ये आपको उस पर एस्टैब्लिश करना है। फिर क्या आपको सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या राइज करता है, ये सारी चीजों को आंसर करना है। ठीक है ना, ये वैसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, बट आप इसमें अपने मल्टीपल आंसर्स भी बना सकते हैं, मतलब क्या क्या इस रॉड के साथ होगा वो सब एक साथ सोच सकते हैं। देखो, तो सबसे ऑब्वियस सी बात क्या है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस मैग्नेट नियर द सरफेस ऑफ अ मेटल एडी करंट्स विल बी फॉर्म्ड, है ना। ये बड़ी बेसिक सी बात है जो कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन में बोल सकता है कि यार बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ द मैग्नेट चेंज इन फ्लक्स होगा और उसकी वजह से एडी करंट बनेंगे, क्योंकि एक कोई डिफाइंड सर्किट नहीं है, मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पे ओपन करंट्स लूप की फॉर्म में बन सकते हैं, विच आर नोन एज एडी करंट।
ना एडी करंट से आपका टेम्परेचर इस रॉड का, इस डिस्क का राइज करेगा, है ना। तो टेम्परेचर राइजेज, ये बात कंफर्म है। अब क्या ये डिस्क मूव कर पाएगा, है ना, या नहीं कर पाएगा, उस पे आते हैं। तो देखो रोटेट करेगा ये वैसे, और ये सेम डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा, इस पे अपन कंफर्म कर सकते हैं हाउ एग्जैक्टली। तो देखो ईएमआई में एक और कंसेप्ट है लेंजेस लॉ। ईएमआई के लेंजेस लॉ कंसेप्ट से आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप सुनना इस चीज को, अगर आप इस मैग्नेट को फिक्स रखते और इस डिस्क को रोटेटेड रखते तब क्या होता, है ना। थिंक अबाउट द, जहां पे आपने एडी करंट पहली बार पढ़ा होगा वहीं पे सोचना है ना, क्या आपने ये सिचुएशन पढ़ी है और इसका नाम क्या है आप बताना। मैं कह रहा हूं कि आपने इस डिस्क को रोटेट कर दिया और मैग्नेट को इस बार फिक्स्ड रखा, क्या ये और ये वाली सिचुएशन दोनों सिमिलर हैं, क्या ये दोनों सिचुएशंस बस फ्रेम ऑफ चेंज हुई है, बाकी सिमिलर हैं, है ना। तो ये ग्राउंड फ्रेम में अगर यहाँ पे मैग्नेट रोटेट कर रही है, और हम बोल सकते हैं ये मैग्नेट के पर्सपेक्टिव से एक फ्रेम है जिसमें मैग्नेट तो रुकी हुई है, और अगर मैग्नेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, टॉप से देख रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज चल जाएगा, बस इतना ही फर्क है ना, राइट। तो मैग्नेट अगर रेस्ट पे है और ये मूव कर रही है, अब क्या इसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग मैकेनिज्म से रेस्ट पे आ जाएगा ये। आई थिंक एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक ब्रेकिंग, ठीक है ना, जिसमें बिकॉज ऑफ दीज एडी करंट्स अल्टीमेटली डिस्क की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और उसकी वजह से डिस्क मैग्नेट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन को आप समझ पाते हो, तो क्या इस सिचुएशन में भी वही होना चाहिए कि मैग्नेट के रेस्पेक्ट में डिस्क रेस्ट पे आ जाना चाहिए, बट मैग्नेट मूव कर रहा है, यानी कि डिस्क भी उसके रेस्पेक्ट में मूव करते करते रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, एंड हेंस इट विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन, है ना, नॉट इवन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे लेंजेस लॉ की भी जो अंडरस्टैंडिंग से आता है ये सॉल्यूशन, कोई लोग इसको लेंजेस लॉ से बोल सकते हैं कि भाई ये अपोज करेगा किसको, रिलेटिव मोशन को, है ना। तो अभी अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करे तो रिलेटिव मोशन और बढ़ जाएगा, तो रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा सिस्टम, यानी कि सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ताकि अल्टीमेटली एडी करंट ना बने, है ना। ये एम है इसका कि भाई कुछ, और ये एनर्जी कहां से आएगी। आप ये बहुत सारे सवाल इस क्वेश्चन में सोच सकते हो ना, एनालिटिकल क्वेश्चन है कि अगर ये मूव करने लगा तो इसकी डिस्क की काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो वो मैग्नेट को जो आप मूव करने के लिए वर्क कर रहे हो उसी का एक हिस्सा एडी करंट में जा रहा है, और उसका बाकी हिस्सा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क में, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, जिसमें आप रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, परफेक्ट रीजनिंग दे सकते हो। अब बाकी बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं, एडी करंट से टेम्परेचर राइज होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। तो एज आई हैव सेड अर्लियर कि एक तो आपको जैसे आरसी और एलआर सर्किट ईएमआई में कई बार आता है, और वो ईएमआई का क्वेश्चन है, नॉट एनी अदर चैप्टर। स्पेशली जो पीछे पर ने आरसी किया वो ईएमआई का ही क्वेश्चन था, और प्योरली एलसी सर्किट जिसको हम एलसी ऑसिलेशन भी कहते हैं वो ईएमआई में ही हम पढ़ते हैं प्रॉपर्ली, है ना। एलसी सर्किट हम एलसी आर फॉर्म में एसी में पढ़ सकते हैं, एसी सोर्स हो तो एलसी सर्किट वहां भी हो सकता है, बट यहां पे देखना ये ईएमआई का क्वेश्चन है, यस और नो, ये आप पहले समझो, है ना। एरिया ऑफ द सर्किट गिवन है, डायग्राम नहीं गिवन है, तो लेट्स मेक अ डायग्राम। So this is an LC circuit with inductor and capacitor kept in a plane. Area of this circuit is given. तो L और C आपको यहाँ पे इस तरह के एक सेटअप में दिया है, ठीक है। एंड एरिया गिवन है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बस t इक्वल टू 0 टाइम पे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दिस सर्किट, यू कैन फाइंड इट आउट डायरेक्टली। अगर आपको एलसी सर्किट्स डायरेक्टली मालूम है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, और प्रॉपरली भी निकाल सकते हो, जैसे कि जे एडवांस आपसे चाहता है। तो ध्यान देना, एलसी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस लूप में, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, एल है, सी की वैल्यू भी है, तो इस सर्किट में कैसे समय के साथ करंट चेंज होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर चेंज होगा, एक तो इसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपने ये टॉपिक जेई मेन में भी पढ़ा है ना, एलसी ऑसिलेशन टॉपिक का नाम है, जेई मेन में भी पढ़ा है,
तो एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हो और उससे भी वही आंसर आता है, हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दिस रीजन इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग, है ना, लेट्स से इट इज इन आउटसाइड डायरेक्शन और इंक्रीज करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, डजंट मैटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट यस वो ईएमएफ कितनी बनेगी, तो ईएमएफ इज माइनस डी फाइव वी बाई डी टी, है ना, या मॉड वैल्यू ले लो, मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें, और डी बी बाई डी टी इंटू एरिया क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो देखो ये निकाल लो ताकि आपको ईएमएफ की वैल्यू डी बी बाई डी टी विच इज बीटा ए मिल जाती है, और बीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके एक बार आप इसमें कितना बन रहा है ईएमएफ वो निकाल लो। ठीक है, अब मेरा ये कहने का मतलब है ईएमआई वाला पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया, एलसी सर्किट वाला पार्ट यहाँ पे अपन समझते हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि आप इसमें प्रॉपरली इक्वेशन लगा के आंसर लगा सकते हो, या इफ यू नो देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ एलसी सर्किट इन विच मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट इज क्यू नॉट ओमेगा, और क्यू नॉट भी अगर नहीं दिया क्वेश्चन में, इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे जीरो है ना, पढ़ना एक बार क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, दैट इज सी एप्सिलॉन आप उसमें लिख सकते हैं ना। तो सी गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है, ओमेगा 1/रूट एलसी आता है। ये प्रीटी स्टैंडर्ड तरीका है टू गेट टू द आंसर इन एलसी सर्किट्स, और एलसी सर्किट में इस तरह के आपको जेई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं। बट हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए पूरा एनालिसिस, है ना, तो लेट्स डू दैट। लेट्स टेक द केवीएल इक्वेशन ऑफ दिस सर्किट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें केवीएल से क्या आता है। तो केवीएल से आएगा एप्सिलॉन इज एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर कैपेसिटर, और एप्सिलॉन इसमें कांस्टेंट है, वो अच्छी बात है। तो ईएमएफ अगर कांस्टेंट है और ये डबल डेरिवेटिव और ये आपका सिंगल टर्म है, तो इक्वेशन इन डबल डिफरेंशियल आ गई है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर को आप सॉल्व करोगे तो ऑसिलेटिंग इक्वेशन आएगी। अब इसको सोल्यूशन देखना, तो एल डी आई बाई डी टी या डी आई बाई डी टी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, एंड आप इसमें एप्सिलॉन सी माइनस क्यू कॉमन ले लो, और कैन यू सी दैट यहाँ पे एल सी आ गया है, और इसको आप लिख दीजिए डबल डेरिवेटिव ऑफ क्यू, है ना, एंड रिमेंबर आई इज प्लस डी क्यू बाई डी टी, कई बार माइनस भी होता है डिस्चार्जिंग में, तो वो आप इसमें ध्यान रखें, एंड माइनस एल डी आई बाई डी टी यहाँ पे लेके क्यू माइनस एप्सिलॉन सी लिख रहा हूँ मैं। अब ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम है ना, ये क्लियरली इक्वेशन ऑफ एस एच एम है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहीं पे जगह है अपने पास अपेरेंटली, तो यहीं पे लिख देते हैं चलो, और इसके जो रूट्स आएंगे वो आपको पूरी तरह से आंसर फाइनली दे देंगे, जो कि यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे Q इक्वल टू सम फेज, है ना, सम फेज इज देयर, सम ओमेगा इज देयर, एंड एप्सिलॉन सी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, देखना, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस है कि चार्ज की इक्वेशन यहाँ से क्या आएगी। तो एक तो एसएचएम की इक्वेशन आएगी, एक एप्सिलॉन सी इनिशियली चार्ज की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पे क्या आनी चाहिए, तो टी इक्वल टू जीरो पे आपको चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए, रख के देखना, जीरो, है ना। क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग कि टी इक्वल टू जीरो पे करंट भी जीरो है और चार्ज भी जीरो है ना। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड और कुछ दे नहीं रखा है वैसे, बट अज्यूम करो कि वो जीरो है ना, वैसे दिया नहीं है इसमें, बट अज्यूम करेंगे। तो इससे जो चार्ज की इक्वेशन आ गई है वो क्लियर है आपको, इससे जो करंट आ गया है वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, एंड इफ यू कैलकुलेट दैट यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, है ना। तो एप्सिलॉन सी कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, एप्सिलॉन सी ओमेगा साइन ओमेगा टी, अपने पास करंट आ जाता है, जो कि अगर आपको याद हो एलसी ऑसिलेशन में भी केवीएल से ही आता है। तो जिसको ये इक्वेशन समझ में आ रही है वो ये फॉलो कर ले, वरना एक बार एलसी ऑसिलेशन की थ्योरी देख ले, यहाँ पे अपन डायरेक्टली इस चीज को डिराइव कर रहे हैं, है ना। एप्सिलॉन सी ओमेगा को 1/रूट एलसी रख के एप्सिलॉन रूट सी बाय एल से आंसर इसका आ जाएगा। तो अब कैलकुलेशन कर लो, 0.04 है, सी कितना है, एल कितना है, तो कैपेसिटेंस इज 10⁻³ एल इज 10⁻1 एंड दैट बिकम्स 10⁻⁻1, एंड मिली एम्पियर में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा या 40 क्या आ जाएगा,
मिली एम्पियर में 4 आ जाएगा। ओके जी, तो सी 10⁻³ -1 10⁻² है ये, और फिर 4.004 विच इज 4 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 के ऑर्डर में वैसे भी आ गया है, मिली एम्पियर है कि नहीं चेक कर लेना एक बार, बट दिस इज द कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे ईएमआई लग रहा है, ईएमएफ निकाल लिया है हमने, और एलसी की थ्योरी पता है, तो ये चीज फॉलो करो। नहीं पता है तो एक बार देख लो यहाँ पे, और वहां पे सेम फॉर्मूला अपना आता है, डेरिवेशन उनका सिमिलर है। वहां बस आपका ईएमएफ नहीं होता है ना, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होता है, यहाँ पे ईएमएफ भी है। तो इक्वेशन थोड़ी सी हटके आई है, थोड़ी सी हटके क्यों आई है, वहां पे Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी कॉस ओमेगा टी डायरेक्टली आता था, तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन सी कॉस ओमेगा टी, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, Q इक्वल टू एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन सी कॉस ओमेगा टी, है ना। और ये भी कैसे आया, आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, या लिख देता हूं मैं, चार्ज इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाएं तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो चलिए ये सर्किट के क्वेश्चन हैं, इनमें एलसी आ सकता है, इनमें आपको एलआर आ सकता है। लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इन विच 2 इंडक्टर्स इनटू एलआर सर्किट्स आर गिवन, एंड सेल्फ इंडक्टेंस के अलावा इस सिस्टम में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द स्विचेस आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time current reaches their steady state is, है ना। तो अगर आपको अगेन एलआर सर्किट की कहीं थ्योरी याद है, तो उसमें ये चीज जो हम कैलकुलेट करते थे, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, है ना, एक ही एलआर सर्किट है तो एक बैटरी, 2 एलआर सर्किट, यहाँ पे बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपन कितना लिख सकते हैं डायरेक्टली, अंडरस्टैंड करो, है ना। तो वो वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम, जैसे आरसी सर्किट में आप क्या लिखते थे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जितना है उतना ही हीट में लॉस हो गया, है ना। तो उसी तरह से वर्क डन इन दिस सिस्टम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर्स, है ना। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर्स राइट नाउ, हाफ L1I1², है ना। तो स्टेडी स्टेट का करंट मान रहा हूं मैं, I1 I2 पहले निकाल लेते चलो। तो इसको आपने क्लोज कर रखा है, और ये इस डायरेक्शन में I1 है, और इसको क्लोज करने पे देखो ये इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये ऐसे लगे हुए हैं जिसकी वजह से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको सपोर्ट कर रहा है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली टर्म भी ऐड ही होगी। कई बार होता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सीरीज में और पैरेलल में इंडक्टर्स के अपन डिस्कस करते हैं, ये सपोर्ट कर रही है अपोज कर रही है, तो करंट की ये डायरेक्शन है, उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली टर्म ऐड होगी, करंट की ये डायरेक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली टर्म ऐड होगी, है ना। तो हाफ Li² प्लस हाफ Mi1I2, सिमिलरली सेकेंड सर्किट में हाफ L2I2² प्लस हाफ Mi1I2, है ना। तो हाफ Mi1I2 दो बार आ रहा है यहाँ पे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको पता है और ये सेटअप पता है, तो आप बस इसमें आंसर कैलकुलेशन पे ले आएंगे। I1 I2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, एज आई सेड I1 इज 5 वोल्ट एंड 5 ओम, यानी कि 1 एम्पियर। सिमिलरली I2 की वैल्यू, है ना, स्टेडी स्टेट में 20 वोल्ट विल बी डिलीवरिंग हाउ मच करंट टू योर 10 ओम 2 एम्पियर। तो ये रखने पे इसमें आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हाफ Li² L1 कितना है, 10 मिली हेनरी, और मिली में ही रहने दो इसको ताकि मिली जूल में आंसर आ जाए। 1² प्लस 2m1m2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Mi1I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 इंटू I1I2 इज 1 इंटू 2 प्लस हाफ L2 विच इज 20 मिली हेनरी, I2² विच इज 2²। ठीक है, ये मिली जूल में आएगा क्योंकि मिली हेनरी में था। फिर 5 प्लस 10 प्लस 40, 5 प्लस 10 प्लस 40 55 मिली जूल आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 55 मिली जूल है क्या इसका आंसर, होपफुली 55 मिली जूल इसका आंसर है। और इसमें आप पूछ सकते हो या थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हो, जो मैं यहाँ पे नहीं गया हूँ, कि ये हाफ Li² क्यों है, या ये हाफ Mi1I2 क्यों है। तो वो आप बेसिकली यहाँ पे जो करंट की वजह से फ्लक्स बन रहा है ना, अब वो फ्लक्स की वजह से अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बन रही है ना, तो वो फ्लक्स कितना बन रहा है, L1I1 प्लस Mi2। ठीक है,
तो व्हेन यू कैलकुलेट हाउ मच इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्लक्स, यू विल गेट हाफ Li स्क्वायर एंड mi2i1/2, है ना, यहाँ पे भी आपका बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी बाई 2 आ जाएगा, इंटीग्रेट करके, है ना. बट देन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस फॉर्मूले, है ना, हमने ये डिस्कशंस इंडक्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही कर लिया है ना, हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड, हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू इट. तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर पा रहा हूँ. बट इन केस आप ये डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो, इंडक्टर के किसी भी एक शुरुआती लेक्चर को समझो जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अपन ने डिस्कस किया है, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉइल या फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, बट ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट ऑफ द सेकेंड कॉइल. तो ये समझ गए अगर तुम, तो वो आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. चलिए, तो अब एक रिसेंट ईयर में एक अच्छा क्वेश्चन भी आया है ना, और इस तरह के क्वेश्चन हमने हमेशा अपने एडवांस की डीपीपीज में और एक्सट्रीम बैच में, जो कि एडवांस का रिवीजन बैच है, उसमें भी किया है. तो जब मैंने ये सॉल्व किया था लास्ट ईयर, तब मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यार इस तरह के क्वेश्चन हम अपने एडवांस बैच में किए हैं, और उसके देखो कुछ हफ्तों बाद ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया है ना. तो वही बात है, सेटअप चेंज हो सकता है, यानी कि आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती है. ट्राइंगल का कभी स्क्वायर हो गया, कभी रेक्टेंगल हो गया, कभी हेक्सागन हो गया, उस तरह के सेटअप आपके चेंज होते हैं. बट जो मेन आपका थ्योरी है, जो मेन आपका कंसेप्ट है, वो चेंज नहीं होता है. तो दिस वाज अ क्वेश्चन एंड इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज द ग्राफ लुक्ड वेरी सिमिलर टू ईच अदर, एंड सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये. तो इसका सॉल्यूशन आज तक आपने नहीं देखा है तो एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेना, इनफैक्ट 2-3 बार ट्राई कर लेना. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लेवल अप फील होगा, बाकी ठीक है. तो conducting loop PQRA is in the form of an equilateral triangle. This is a conducting loop and the loop starts to enter the region of magnetic field भी एक triangular शेप में है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी में है, मैग्नेटिक फील्ड इस ट्राइंगल के बाहर नहीं है, ये समझना आपको जरूरी है. और ये लूप इसमें एंटर करने की स्टार्ट करता है. तो शुरुआती पार्ट में जब ये लूप एंटर कर रहा है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के थ्रू, कंडक्टिंग लूप को येलो बना रहा हूं मैं, वो बढ़ रहा है, एंड बढ़ रहा है तो उसमें इंड्यूस डीएमएफ विथ टाइम, विथ एक्स निकालना है इनफैक्ट आपको, बट विथ टाइम भी हो सकता है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. तो विथ एक्स आपका ये इंक्रीज करेगा. ठीक है ना. तो इंक्रीज कैसे करेगा और कितना करेगा, क्या एल पे मैक्सिमम हो जाएगा, है ना. इनफैक्ट ईच ऑप्शन हियर इज गिविंग द इनिशियल डायग्राम सिमिलर टू ऑल द ऑप्शंस. तो उस केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और शुरुआती आइडिया जो आपको मिल चुका है यहां से, देखो उसमें हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं. तो हाउ मच इज दिस एरिया, है ना, ये एरिया कितना है, और ये एरिया का रेट ऑफ चेंज जो आएगा उससे आपको ईएमएफ मिल जाएगा. ठीक है ना, फ्लक्स मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा. तो आई एम स्टार्टिंग द कैलकुलेशन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस एरिया फर्स्ट. ये एरिया क्या है, सबसे पहले तो इसकी शेप क्या है. क्या इसकी शेप पैरेललोग्राम है, या दो इन्वर्टेड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का इंटरसेक्शन शुरुआत में पैरेललोग्राम दिखेगा. अब धीरे धीरे आगे क्या शेप बनेगी देखना, वो भी इंटरेस्टिंग है. बट इनिशियली बिकॉज इट इज इन द इनिशियल स्टेजेस, ये पैरेललोग्राम है. और लेट्स कंसिडर द वाइडर पोर्शन ऑफ दिस पैरेललोग्राम वन डायगोनल एज एक्स, है ना. तो मैंने इसको x लिया है क्योंकि dx बाई dt v गिवन है. ठीक है ना, x t इक्वल टू 0 पे 0 भी है, और ये x एक्सिस भी क्वेश्चन ने ऐसे ही दे रखी है. तो लेट्स कंसिडर दिस डिस्टेंस एज x. ठीक है. अब ये x है, और ये कैसा पैरेललोग्राम है कि ये 30 डिग्री है ना. यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, बेस इज x/2 ऑफ दिस ट्राइंगल 30 डिग्री वाला, एंड दिस इज योर x/2√3. ठीक है ना. तो ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम वी कैन कैलकुलेट, एंड लेटर ऑन फ्लक्स वी कैन कैलकुलेट, है ना. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, और एरिया ही पहले लिखते हैं. चलो, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज A equal to 4 times the area of the triangle. Area of each of these triangle is half into a base which is x/2 and altitude which is x/2√3, है ना. x/2√3 ज्योमेट्री से ला रहे हैं. राइट एंगल ट्राइंगल 30 डिग्री के लिए क्या परपेंडिकुलर रखता है उससे आप निकाल सकते हो. तो दिस कम्स एज x/2√3 स्क्वायर, एंड एरिया ये है. तो ईएमएफ की वैल्यू विच इज -d∅v/dt, है ना. माइनस इज जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्शन, तो मैं मैग्नीट्यूड पे आता हूँ डायरेक्टली, और b इंटू
एक्स स्क्वायर का 2x, डी एक्स बाई डी टी को v लिखेंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया है। इफ यू हैव नॉट इवन ट्राइड दिस क्वेश्चन वंस, देन दिस इज हाई टाइम कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। टेक अ हिंट फ्रॉम हियर ओनली कि एज दिस मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डिस्टेंस कवर करने पे एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम आप निकाल सकते हो, है ना। यू आर मच मोर केपेबल देन दिस। एंड एरिया निकालने पे ईएमएफ आप निकाल सकते हो। नाउ द पॉइंट इज बिकॉज दिस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, तो शुरुआती ग्राफ क्या बनेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इस क्वेश्चन के बेसिक्स हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ईएमएफ आपका बी वी बाय √3x आ रहा है, तो कैन वी से ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू x ओनली, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू x ओनली, एंड देयरफॉर ईएमएफ, अच्छा माइनस साइन भी एक बार रख ही देते हैं क्योंकि वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना। वैसे तो हर एक ऑप्शन में नेगेटिव स्लोप है, बट कई बार क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने सच में नहीं किए हैं, डू चेकआउट अपना जो रैंकर्स प्रैक्टिस मटेरियल है, जिसमें हम अपने जे एडवांस लेवल तक के बेसिक्स है ना, एकदम बेसिक से जे एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करते हैं। एंड वो बहुत अच्छा रहेगा आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आरपीएम से आपको काफी अच्छा इस तरह के क्वेश्चन का कंटेंट मिल सकता है। तो वो माइनस साइन की वजह से, and we can say this will be a straight line which is proportional to x, and where is it maximum now? So very important point, where is EMF maximum? x equal to L पे maximum है और नेगेटिव स्लोप है, और शुरुआती पार्ट ऑफ दिस ग्राफ इज सेम इन एवरी ऑप्शन। तो एक तरह से क्वेश्चन में अभी तक हमने कोई भी एलिमिनेशन नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को हमने अभी तक समझा है। वी हैव नो आइडिया कि आगे कैसे चेंज होगा। मतलब क्वेश्चन में अभी तक अपन ने 0 इनपुट दिया है। मतलब एग्जाम हॉल में सोचिए, अगर आपने इतनी ऑलरेडी दिमाग लगाया बट सारे ऑप्शन सिमिलर है, तो ऑप्शंस की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन गया है ना। बट एक्चुअली आई विल टेल यू नाउ, ऑप्शन की वजह से ही क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। मतलब कितना ब्यूटीफुल है। कई बार कुछ जे एडवांस के क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं कि भाई ये तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन समवेयर ऑप्शंस को ही देख के आप एलिमिनेशन से या दूसरे तरीकों से आंसर निकाल सकते हैं विदाउट मच कैलकुलेशन उसमें करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो मैं नेक्स्ट पार्ट बताता हूं अब आपको। ठीक है, बिकॉज ऑल दी ऑप्शंस आर सेम इनिशियली 0 से L तक में। ठीक है, अब यहां पे देखो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आफ्टर L व्हाट हैज हैपेंड रियली, L डिस्टेंस अगर इस टिप ने ट्रैवल कर लिया यहां तक, है ना, L इज दिस, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज दिस, है ना। मतलब यहाँ पे साइड का लेंथ L नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर का दे रखा है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर ये यहां से यहां तक L पे आ गया है, x इक्वल टू L, मतलब अब ये फ्लक्स डिक्रीज होने वाला है ना। मतलब वी कैन से, एंड लेट्स मेक अ डायग्राम कि व्हेन x इक्वल टू L है तब ये डायग्राम कैसा दिख रहा है। आई विल मेक अ डायग्राम व्हेन x इक्वल टू L एंड इट विल लुक लाइक अ वेरी परफेक्ट स्टार शेप्ड डायग्राम, क्योंकि दो इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल जब एक दूसरे पे सुपरपोज होकर मैक्सिमम एरिया बना रहे हैं, तो देखो ये आपका एक हेक्सागन बन जाता है। ठीक है ना, और रेगुलर हेक्सागन भी बनेगा क्या, क्या बोल सकते हैं। इसको एकदम सिमेट्रिकली बनाओ, you will be able to see a regular hexagon figure which is the case x equal to L वाला, है ना। x इक्वल टू L में, अच्छा x इक्वल टू L में हेक्सागन वैसे नहीं बनेगा, तो यहां से यहां तक में ये अभी आपका ये शेप बन रहा है विच इज वन शेप, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम से थोड़ा बड़ा एरिया आ रहा है ना। मतलब पैरेललोग्राम तो नहीं है बट ये अपेरेंटली हेक्सागन भी नहीं है। मतलब मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू भी कहाँ होगी वो हमको अभी सोचना पड़ेगा ना, इस पॉइंट के फर्दर सोचना पड़ेगा। बट ठीक है, एटलीस्ट एक्स इक्वल टू L वाले पॉइंट पे अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया है। एक्स इक्वल टू यहां से यहां तक का L वाला पॉइंट। अब इसके बाद क्या है ना, तो एक्स इक्वल टू L तक ये चल रहा है, ये बात क्लियर है। एंड दिस विल बी पैरेललोग्राम फॉर टिल एक्स इक्वल टू L। मतलब रुको यार, ये डायग्राम तो सही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू L पे ये ऐसा आ जाएगा जी। पैरेललोग्राम तक का अपन ने डिस्कस किया है ना, हाँ जी।
तो x इक्वल टू एल पे सबसे बड़ा पैरेललोग्राम आएगा, एंड इस पॉइंट पे हमने x इक्वल टू एल पे ईएमएफ कितना है वो पहले ही निकाल लिया है। तो अब यहां से डिस्कशन को देखना है ना, इफ दिस वाज योर डाउट, यहां से डिस्कशन को देखना आप लोग कि अब इसके फर्दर क्या होने वाला है। तो इससे थोड़ा और फर्दर जाएंगे आप, मतलब कि आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन l है अब, ठीक है। एंड व्हाट इज द एरिया विच यू नीड टू फोकस नाउ, इज इट दिस एरिया विच इज लुकिंग लाइक अ हेक्सागन, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मैंने बोला था आपको हेक्सागन, वो देखो यहां से चालू होता है, और ध्यान देना कि दिस इज द पॉइंट वेयर x, यहां से यहां तक x है, इज ग्रेटर देन l, ठीक है। तो x इक्वल टू एल तक अपन ने देख लिया, x ग्रेटर देन l के लिए डिस्कशन चालू करते हैं। एंड अगर x ग्रेटर देन l के लिए आप थोड़ा सा सोच लें और कैलकुलेट ना करें, कैलकुलेट हम करेंगे बट थोड़ा सा सोच लें, तो आपको इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अलग से दिखेगा, दैट इज योर आंसर, समझ रहे हो, है ना। अगर x ग्रेटर देन l पे ईएमएफ मैक्सिमम कहाँ है, अगर, या ईएमएफ जीरो कहाँ है, एरिया कहाँ मैक्सिमम है, फ्लक्स कहाँ मैक्सिमम है, ईएमएफ कहाँ जीरो है, क्योंकि देखो ये बोल रहा है कि ईएमएफ जीरो है 2l पे, ये बोल रहा है कि ईएमएफ जीरो है l पे, तो l पे तो नॉन जीरो था, ये तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, थोड़ा सा लग रहा है कि अपने को ये हो नहीं सकता, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू एल पे अभी तक हमने देखा द एरिया इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, है ना, सुनना इस चीज को आराम से, एरिया इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेपेजियम जब बन रहा है, ये आपका जब पैरेललोग्राम बन रहा है, तो उसके बाद भी एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब इंड्यूस्ड डीएमएफ आपका जीरो नहीं है, अभी भी यहाँ पे नॉन जीरो इंड्यूस्ड डीएमएफ आएगा, जैसे कि 3 ऑप्शन में है। तो दैट वे वी कैन इवन एलिमिनेट डी ऑप्शन, ठीक है। और कब मैक्सिमम आएगा, क्या वो 2l पे आएगा, वी डोंट नो, है ना। 2l पे ईएमएफ जीरो आएगा मतलब एरिया मैक्सिमम आएगा क्या, तो एरिया 2l पे मैक्सिमम नहीं आएगा, ये भी अपने को पता है कहीं ना कहीं, है ना। 2l पे तो ये इसको पूरा सरपास कर जाएगा, तो 2l पे 2l पे एरिया मैक्सिमम नहीं है, यानी कि ईएमएफ जीरो नहीं है, और एल पे एरिया मैक्सिमम है अभी पैरेललोग्राम का, तो ईएमएफ भी आपका यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आप बोल पा रहे हो तो बी और ए ऑप्शन टेक्निकली रह जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ये एरिया निकाल लेते हो तो आपको एग्जैक्ट इक्वेशन भी मिल जाती है, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लॉजिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड मैं पहले आपको बता रहा हूं कि आप इस सिचुएशन में आप ध्यान देना, व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर, लिख देते हैं इसको, एरिया इज मैक्सिमम, therefore flux is maximum, therefore induced EMF is zero, because d phi by dt जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा induced EMF जीरो है, which is that point, is it 2l, is it 3l by 2, is it 2l, is it 3l by 2 और is it l, ये बात समझ रहे हो आप। तो x इक्वल टू एल तो वो पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने इसको पहले एलिमिनेट कर दिया। x इक्वल टू 2l है क्या, वो भी नहीं है, क्योंकि 2l पे तो पूरा चला जाएगा बाहर, तो वहां पे तो एरिया मिनिमम होगा, समझ रहे हो आप। तो इसको एलिमिनेट करने के पीछे ये बात हुई। इज इट एट x इक्वल टू 3l by 2 सिमेट्रिकल पॉइंट, और इज इट समवेयर हियर विच इज नॉट 3l by 2, ये अगर आप सोच लो तो आपका सवाल हो चुका है विदाउट एनी कैलकुलेशन फर्दर। तो नाउ आई एम शोइंग यू द आंसर विच गोज लाइक दिस, कि हमें यहाँ पे पता है किसी ना किसी सिचुएशन में जहां पे एरिया मैक्सिमम है, और एरिया कब मैक्सिमम होगा बच्चों, वेयर डू यू थिंक देयर इज अनदर सिमेट्रिकल सिचुएशन जहां पे एरिया मैक्सिमम होगा। सिमेट्रिकल कैसे होगी, ध्यान देना, व्हेन दिस पार्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन, है ना। एरिया मैक्सिमम कब है, जब दोनों एक दूसरे को मैक्सिमा पे, यानी कि एरिया इज अ रेगुलर हेक्सागन, है ना। हेक्सागन तो हमेशा आएगा आफ्टर द पैरेललोग्राम थिंग, रेगुलर हेक्सागन ही आएगा, और रेगुलर हेक्सागन पे मैक्सिमम एरिया होगा। अब इमेजिन करना ये एक रेगुलर हेक्सागन है ना, मैंने बनाने की भी कोशिश की है, और क्या उसमें सिमेट्री से ये डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट h, है ना, हाइट ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल h, और यहाँ पे भी 2 छोटे ट्राइंगल जो आते हैं रेगुलर हेक्सागन में, 6 ट्राइंगल बना सकते हो आप। तो लुक एट दीज स्मॉल 2 ट्राइंगल्स ऑल्सो, h एंड h, तो क्या हम बोल सकते हैं, h प्लस h प्लस h प्लस h, यानी कि हाइट ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल्स 4h इज हैज बिकम इक्वल टू x, है ना। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पे मेजर कर रहा हूं,
इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल हाइट्स एच 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 4h इक्वल टू एक्स, है ना, और x ग्रेटर देन l वाली सिचुएशन में, मतलब इस ग्राफ में इस पॉइंट पे आपको h इक्वल टू एक्स बाय 4 पे, अब x भी कितना है, मतलब ये भी एक सिमेट्रिकल थिंग है, तो l की टर्म्स में इसको निकाल लेते हैं, दिस इज l एंड दिस h इज l बाय 3, है ना बच्चा, h प्लस h इज l and 3h is L. So I can confirm that x equal to 4L by 3 is the point where area is maximum because regular hexagon बन रहा है, and that is the point where flux is maximum and EMF is minimum, है ना, या EMF is 0. ठीक है जी, तो मैंने ये प्योरली सिमेट्री से किया है, कैलकुलेशन नहीं करी, इक्वेशन लिख के भी अपन कर सकते हैं, एंड ये मेथड एग्जाम हॉल के लिए सही है, क्योंकि अगर आप इतना सोच लो बच्चों कि इट इज नॉट x इक्वल टू 3l/2 एग्जैक्टली बिटवीन l एंड 2l, 3l/2 थोड़ा सस्पिशियस भी हो जाता है ना, मतलब अगर ये स्क्वायर होता तो शायद 3l/2 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्क्वायर की शेप ऊपर नीचे समान होती है, लेकिन ये 3l/2 लिख पाना कॉन्फिडेंस के साथ फॉर दिस सेटअप इन्वर्टेड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, वो थोड़ा सही नहीं है, और 3l/2 से थोड़ा सा छोटा 4l/3 कितना होता है 1.33l, विच इज दिस पॉइंट, है ना, आई एम सेइंग दिस इज 4l/3 लेस देन 3l/2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये मेरा मेथड 1 है जो कि एग्जाम हॉल के लिए है और आपको समय बचा सकता है ना, बट इसमें वही बात है, कुछ चीजें आप कन्विंस कभी नहीं होते हैं, तो एक बच्चा कोई अगर अभी तक कन्विंस नहीं हुआ तो दोबारा देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुए तो भी मेरे पास एक और मेथड है यहाँ पे इसको करने का. अरे यार, अगेन वी आर शॉर्ट ऑफ पेजेस टुडे, इज इट, हाँ, नाउ आई नो व्हाई, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहीं पे एक मेथड 2 बता देता हूँ, मैं इसमें आपको एक मेथड 2 बता देता हूँ, बट आई विल नीड द पेज फॉर दैट. व्हाट आई विल डू इज I will do this one more page का addition. And I will write down here कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इफ़ यू आर फॉलोइंग मेथड नंबर 2. ठीक है, तो मेथड नंबर 2 में आप एकदम जेनरिक हो सकते हो, सिमेट्री यूज़ नहीं करनी है, आपने इसको x ग्रेटर देन l पे प्लॉट कर लेना है, और मैं थोड़ा सा एसिमेट्रिक अब बनाने की कोशिश करूंगा ताकि हेक्सागन रेगुलर ना दिखे, है ना. तो दिस इज माय हेक्सागन विच इज नॉट रेगुलर एनी मोर, है ना, एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम, थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे इम्परफेक्ट है, और x ये वाला डिस्टेंस है, x ये वाला डिस्टेंस है, एंड प्लीज नोट दैट दिस गैप इज x माइनस एल, इवन दिस गैप इज x माइनस एल, है ना, तो x बड़ा है l छोटा है, तो ये बीच का x माइनस एल है, ये x माइनस एल है, और ये कितना है बता सकते हो, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ज्योमेट्री कर रहे हैं अब हम, तो ये x बड़ा है l छोटा है, ये x माइनस एल समझ में आए, बाय सिमेट्री ऊपर नीचे x माइनस एल होगा, एंड ये आपका हो जाएगा ये डिस्टेंस y बोल देते हैं इसको, y इक्वल टू x माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस एल, तो दैट बिकम्स 2l माइनस एक्स. ठीक है, y. अब ये आ गया है तो आपको इस हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा, बिकॉज यू नो दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दीज टू आर ट्राइंगल्स. ठीक है ना, तो टू ट्राइंगल्स विद बेस y, अगेन 30 डिग्री एंगल, एंड दिस रेक्टेंगल हुज दिस साइड इज हाउ मच, तो ये अगर चाहो तो मैं बड़ा बना सकता हूँ, बट अगर यहीं पे ध्यान दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम जल्दी कर पाएंगे. अगेन ये 30 डिग्री है, तो दिस इज x माइनस एल बाय 30 बाय रूट 3. ठीक है ना, x माइनस एल बेस है, ये x माइनस एल बाय रूट 3. तो मैं यहाँ पे एरिया लिख रहा हूँ अब, विच इज़ द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, विच इज़ रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का y है, और ये कितना है ट्वाइस ऑफ x माइनस एल बाय रूट 3. ठीक है ना, तो ये जैसे पहले निकाला था बाय रूट 3 करके, ये डबल कर दिया मैंने, ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया है, स्क्वायर लग रहा है बट रेक्टेंगल है.
ये दो ट्राइंगल्स है मेरे पास इधर इधर, तो ट्राइंगल का बेस y है, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है y/2√3। आई हैव टू ट्राइंगल्स, ईच ऑफ बेस y हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इज y/2√3, ठीक है। तो डबल करने पे इसमें भी कई चीजें कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या आता है देखो, तो y/√3 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 भी एक कॉमन ले सकते हैं। लेट्स डू दैट। एंड व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? अच्छा y को रख देते हैं एक बार, है ना, y की वैल्यू को भी रख देंगे। x माइनस एल प्लस 2 गेट्स कैंसल्ड। एक बार चेक कर लेना, y/2√3 ये है और ये y है, ठीक है जी, सीम्स गुड। और क्योंकि मैंने इसको 2 कॉमन भी ले लिया तो 4√3 4 से डिवाइड करूंगा, तो y/4, ठीक है ना। y इज दिस बिट, तो 2l माइनस x/4 कर देते हैं इसको। और यहां पे आपको आंसर अपना दिखने लगेगा कैलकुलेशन से, ठीक है। तो 4x माइनस x इज 3x एंड 2l minus 4l is 2l/4, and if this is your area, when is it maximum, when is the flux zero, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं कि ये वाला पॉइंट प्रिसाइजली आपको कैसे मिल सकता है और ये ग्राफ आपको कैसे मिल सकता है। तो EMF इज इक्वल टू अगेन माइनस डी फाई b/dt में, बिकॉज b इज कॉन्स्टेंट, माइनस b dA/dt करने की जरूरत है आपको। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो, बेटर होगा। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। बिफोर डिफरेंशिएटिंग लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग, 1/2√3 माइनस 4l² 6lx प्लस 2lx 8lx माइनस 4x² माइनस 3x² 4l² माइनस 3x² माइनस 4l², ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये लेंदी है ऑब्वियसली, इसलिए मेथड 1 बताया मैंने, बट नाउ आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। इफ दिस इज द एरिया एंड इफ आई डिफरेंशिएट दिस, व्हाट डू आई गेट, व्हाट डू आई गेट नाउ? 8l आ रहा है मेरे पास, चलिए बहुत बढ़िया। माइनस 6x इंटू dx/dt को मैं यहाँ पे v लिख दूंगा, है ना, तो v लिख दूं एंड दिस इज ऑलरेडी 0 कांस्टेंट है। तो आई कैन सी फ्रॉम हियर e इज 0 एट व्हाट पॉइंट? x इक्वल टू 4l/3, प्लीज कंफर्म एवरीवन। x इक्वल टू 4l/3 पॉइंट यहां से भी आ रहा है, मेथड 1 से भी आ रहा है, मेथड 1 से फास्ट आ रहा है। एंड कैन यू कंफर्म दिस इज द EMF प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ, मतलब इट्स अ ग्राफ ऑफ पॉजिटिव स्लोप, है ना, पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस वन। तो एक को मैथमेटिकली कंफर्म करने के भी तरीके हैं हमारे पास, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जाम में टाइम कम है, तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं ये जजमेंट ले सकते हो कि देखो 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट है ना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से गहराई में समझ चुके हो तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेटेड है, देन यू कैन टेक अ कॉल कि वेदर इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन 3l/2 या अ बिट ऑफ फ्रॉम एग्जैक्टली बिटवीन 3l/2। तो वो आप अगर सेटअप को समझते हो तो आप 3l/2 के अगेंस्ट जा सकते हो, दैट इज द होल थिंग, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी आंसर आ चुका है। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ EMI, आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, बट एट द सेम टाइम इजी भी है। तो लिस्ट मैचिंग टाइप का एक क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मास m, लेंथ l का रॉड जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इट मूव्स डाउन द रेल्स and you know what happens in this situation. Again, some of these questions are very standard question जो हम हर साल अपने लेक्चर्स में, अगर लेक्चर्स में थोड़ा बेसिक लेवल का कर रहे हैं तो DPPs में आपको डेफिनेटली एडवांस लेवल और उसके बियॉन्ड की चीज़ें इस तरह की हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं तो एक्सट्रीम बैच जो अपना जे एडवांस का रिविजन बैच है उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम किए, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है एंड इसका एक सेटअप मैं बता देता हूँ कि mg की वजह से नीचे मूव करना स्टार्ट करता है ग्रेविटी की वजह से, और क्योंकि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो V क्रॉस B इसमें एक इंड्यूस्ड EMF क्रिएट करेगा, है ना। तो V क्रॉस B किस डायरेक्शन में आ रहा है वो भी देख लो। V क्रॉस B बाहर है
तो एक करंट बनेगा इस सेटअप में, डजेंट मैटर करंट किस डायरेक्शन में बन रहा है, बट हमेशा करंट की वजह से एक आई एल बी, अगेन एल क्रॉस बी करना, तो आई एल बी इसको रेजिस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, एंड उसकी वजह से इसका एक वेलोसिटी आएगा, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा रहा हूं मैं, और उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं मैं यहां पे, जो कि एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, एंड आप उसको ऑलरेडी जानते हैं तो बाकी पार्ट्स पे आ जाना, आंसर इसका सिंपल है, ठीक है ना, बट वी हैव टू डिराइव इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एम जी माइनस, और एम से डिवाइड भी कर दो, आई एल बी को क्या लिख सकते हैं, बी वी एल बाय आर, है ना, रेजिस्टेंस भी दे रखी होती है इस तरह के क्वेश्चन में, बाय एम कर लिया है, डी वी बाई डी टी कर लिया है, और एम कैंसिल होके जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर एम, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते रहना, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, लाइक एक तो डी वी डिवाइडेड बाय जी माइनस दिस होल थिंग, ठीक है ना, तो जी माइनस इसको मैं के लिख देता हूं एक बार के लिए, इक्वल टू डी टी से आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेलोसिटी का वेरिएशन आएगा, है ना। तो यूजुअली दीज क्वेश्चंस हैव टी इक्वल टू 0 पे रॉड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड वी टी पे आपको निकालनी है, तो वो आप इसको एल एन में लॉगरिथम में करके लाते हो, एल एन ऑफ जी माइनस के वी, लिमिट्स डालना मत भूलना, एंड टी लिख देते हैं, तो लिमिट्स आर ऑब्वियसली फ्रॉम 0 टू वी, ठीक है ना। तो लॉग ऑफ जी माइनस के वी डिवाइडेड बाई जी एंड माइनस के टी, के इज अ कॉन्स्टेंट, के क्या था वो भी देख लेना, एंड यहां से आपके पास v एज फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है, विच इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन, बट एक बार अपन इसको डिराइव कर रहे हैं क्योंकि बाकी का क्वेश्चन वैसे भी आसान होने वाला है, आप भी इसको जान लें और डिराइव कर लें, ठीक है। तो g बाई के इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, e टू द पावर माइनस के टी इसकी एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आ जाती है, तो k क्या था अपना, k वाज दिस होल कोफिशिएंट ऑफ v विच इज एम जी आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर हेयर, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेयर प्लीज सी हाउ द ग्राफ ऑल्सो लुक्स, वी एज फंक्शन ऑफ टी लुक्स लाइक दिस, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर की जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी वी टी या वी मैक्स बोल सकते हैं, विच इज दिस सेगमेंट। अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है ना, तो एट दिस पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, एट दिस पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, लिस्ट मैचिंग है ना, मतलब इस क्षण पे अगर हम v निकाल लें तो हमें बीवीएल मिल जाएगा, ईएमएफ करंट मिल जाएगा, चार्ज शायद इसमें है या नहीं है, कैपेसिटर नहीं है इसमें, चलो वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे अगर मैं स्पीड निकाल लूँ, हाउ मच विल इट बी, एम जी आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। अच्छा, जो आपका एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शंस होते हैं यूजुअली, उसमें आपको पता ही, अगर आपने इनफ आरसी सर्किट करे, उस दिन अपन ने करे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको पता ही है कि वो किस तरह से कौन से पॉइंट पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर भी कितना आ रहा है देख लो, कौन से पॉइंट पे यूजुअली देते हैं, पूछा था मैंने उस दिन। तो एम जी आर क्या है, वैल्यूज देखनी पड़ेगी अपने को, एम इज 0.02 kg, जी इज 10, आर इज ऑल्सो 10, राइट, 10 ओम ही दे रखा है, और बी एल 1 आ जाता है, तो देखना यहाँ पे बी 4 है और एल 1/4 है, तो बी एल की वैल्यू 1 आ जाती है इस क्वेश्चन में, विच इज अ गुड थिंग, 1 माइनस ई टू द पावर, ये भी 1 आ जाता है, और एम आर की वैल्यू 0.2 आ जाती है, तो टी डिवाइडेड बाय 0.2 आ रहा है आपके पास, और क्या लगता है t इक्वल टू 0.2 सेकेंड क्यों दे रखा है क्वेश्चन में, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो t इक्वल टू 0.2 इसलिए दे देते हैं ताकि आपको उसी मोमेंट पे जहां पे क्वेश्चन में पूछा है वो आपका टाइम कांस्टेंट आ जाता है सर्किट का एक तरह से, है ना। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर -1 आ गया है, एंड ई टू द पावर -1 इज गिवन टू यू एज 0.4, यूज दैट ओनली, एंड 0.4 रख के इसको आप 0.6 इंटू 2 यानी कि 1.2 वोल्ट्स
लिख सकते हो, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, तो आर यू रेडी फॉर पी? अपने को पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1.2 वोल्ट्स। 1.2 वोल्ट से अपने पास क्या आ गया है? पी का आंसर 1.2 वोल्ट्स, है ना। यूनिट्स यहाँ नहीं दिए बट यहाँ पे दिए, तो पी का आंसर हो गया है 3। ठीक है, नाउ P3 इज गिवन इन 2 ऑप्शंस, तो इट यूजुअली डजंट हेल्प, है ना। लिस्ट मैचिंग में आपको पता ही है एलिमिनेशन से करना होता है, तो Q1 Q4 से अपना हो जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट अपन निकाल देंगे तो हो ही जाएगा। मतलब लेंदी नहीं है क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट पहले से पता है। नहीं पता ये इक्वेशन तो आप डिराइव भी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, उतना लंबा नहीं जाता ये। और आपको फॉर Q ILB कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो I कितना आ जाएगा देखो, एप्सिलॉन बाय आर यानी कि 0.12, और फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ILB, LB इज 1, रिमेंबर 0.12 न्यूटन ही आ जाएगा। तो Q की वैल्यू है ना, LB 1/4 इंटू 4 1 हो गया है, और ये Q का 4 आ गया है, देखो ना, Q का 4 आ गया है। तो ये आंसर इसका हो गया है। वैसे तो आंसर इसका डी ही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। पिछले का ए था वो भी चेक कर लो, और इसका डी है, यस, है ना। और बाकी 2 ऑप्शंस अपन अपनी लर्निंग के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शंस विच आर आर एंड एस, लेट्स फाइंड आउट। आर के लिए इसी टाइम पे पावर डिसिपेटेड इन हीट क्या होगा? आर के लिए आपको मिलेगा पावर डिसिपेटेड इज आई स्क्वायर आर, एंड आई आपने निकाल लिया एप्सिलॉन बाय आर, मतलब 0.12 स्क्वायर, आर इज 10, तो 144 आता है, बट 10⁻³ आ रहा है ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.14 लिख सकते हो क्या? तो आर का 2 आ रहा है, पर इट इजेंट 0.14 एग्जैक्टली, शायद राउंड ऑफ कर रखा है, बट दिस इज 144 इंटू 10⁻³ है ना, 0.14 इसको आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। शायद वो राउंड ऑफ कर रखा है कहीं पे, डेसिमल में राउंड ऑफ करना, ऐसा भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा, है ना, डेसिमल के सेकंड प्लेसेस तक। तो आर का 2 भी आ रहा है, विच इज हियर, एंड नो अदर ऑप्शन हैज R2, सो अगेन डी कंफर्म हो रहा है। एंड लास्ट देख लेते हैं मैग्नीट्यूड टर्मिनल वेलोसिटी कितना आता है इन मीटर पर सेकेंड। तो एस के लिए वी टर्मिनल का ही अपन ने वैल्यू यहाँ पे निकाला, वैसे वी टर्मिनल कितना आया, ओ वेट, दिस वाज वी ओनली, ओके, तो वो BVL करके, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वी आया था तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, बट ये BVL करके भी उतना ही आएगा, क्योंकि BL आपका 1 है ना, तो ये अपन ने निकाल लिया है, बट ये EMF आपका BVL आएगा, विच इज 4 इंटू 1.2 इंटू 1/4, 1.2 वोल्ट तो ये भी आता है, ठीक है ना। तो V इज नोन टू अस एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स एज 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो S फिर से 1.2 यानी कि 3 पे मैच कर रहा है, S 5 पे मैच कर रहा है। एक सेकेंड, अच्छा टर्मिनल पूछ रहा है, माय बैड। तो टर्मिनल आपका आएगा V मैक्स, तो V मैक्स कितना था देखो, mg/r डिवाइडेड बाय B²L², है ना। वो जो फॉर्मूला इनिशियली वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये 2 आ रहा है, उसको भी कंफर्म कर लो, आपका RS का 5 भी आ गया है, ठीक है जी। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन टू बी एग्जीक्यूटेड, और ये कंसेप्ट पता है तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं तो एग्जाम हॉल में भी डिराइव कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। लिस्ट मैचिंग आर ऑफन ईजियर देन अदर फॉर्मेट्स, रिमेंबर दैट। तो चलिए यही क्वेश्चन है, EMI में कुछ 7 क्वेश्चन अपन आज डिस्कस किए हैं, और रिमेनिंग AC, EM वेव और भी जितने भी आपके PYQs हैं एडवांस के, वो आपको इस सेगमेंट में ऐप पे मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे जी, मेन के भी मिल जाएंगे। उनके शिफ्ट वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 शॉट्स भी इस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स, फॉर्मूला रिविजन, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो पूरी तरह से फ़ायदा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने इन्फिनिटी और एनर्जी और प्रोडिजी बैचेस को भी एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि इन प्राइसेस में आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, डाउट फोरम, DPPs विद वीडियो सोल्यूशन, लाइव क्लासेस, ये सब कुछ जो
अमेजिंग पैकेज मिल रहा है जो आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाएगा। बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप ड्रॉपर हैं तो भी अपने इन्फिनिटी बैच में, और 11th-12th में तो वैसे भी आप चीज़ें बेसिक से ही पढ़ते हैं। ड्रॉपर्स को यूजुअली कभी डाउट होता है कि बेसिक से पढ़ाएंगे कि नहीं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स जो आप शायद बोर्ड लेवल के लिए भी पढ़ते हो, ठीक है बच्चा। बट एडवांस लेवल पे जाते हैं, इनफैक्ट वी गो बियॉन्ड एडवांस लेवल एट मेनी पॉइंट्स सो दैट बच्चा एडवांस लेवल के साथ कंफर्टेबल हो जाए। तो अपने डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस वो एडवांस लेवल पे हैं, और इस तरह के बहुत सारे और भी कंटेंट आपको वहाँ पे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विल सी यू अगेन वेरी सून।